नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर की रात को इजराइल के देश में आसमान में कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। ये कोई पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल्स थी। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इजराइल के ऊपर छोड़ी ईरान के देश ने। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि इनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके अनुसार 90% से ज्यादा मिसाइलों ने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल देश का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलें एक्चुअली में इंटरसेप्ट कर ली गई थी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची उसकी कई इमेजेस सामने आई। ये क्रेटर्स आप देख सकते हैं। एक ये देखिए 30 फीट गहरा क्रेटर मोसाद के हेडक्वार्टर्स के एकदम बाहर। सदर्न इजराइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है जहां पर इजराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है। कई सारी मिसाइल्स वहां जाकर भी लगी। हालांकि इजराइल का कहना है कि उनको मिनिमल डैमेज पहुंचा है इस हमले से, लेकिन फिर भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई ये वॉर अब कई देशों के बीच फैल चुकी है। इजराइल ना सिर्फ पैलेस्टाइन पर हमला कर रहा है बल्कि लेबनान पर भी अटैक हो रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स और आतंकवादी संगठन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं और अब ईरान जैसा देश भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। इसी के चलते गोदी मीडिया ने 26वीं बार वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। World on the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस युद्ध में, आइए समझते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। ये बात सच है कि इस वॉर में कई सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं और अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ये धीरे धीरे एक रीजनल वॉर बन सकती है मिडिल ईस्ट में। लेकिन इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना ये एक बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ईरान के देश ने इजराइल के देश पर हमला किया हो इस साल। कुछ ही महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स की बौछार हुई इजराइल के ऊपर। अगर आप टोटल मशीनरी डिप्लॉयड के मामले में देखोगे तो ये अप्रैल वाला हमला अभी के अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। करीब 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी गई। बस वो अलग बात है कि हमारे न्यूज चैनल्स उस वक्त नरेंद्र मोदी का प्रचार करने में बिजी थे क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा था। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनोखा था। ये कई दशकों में पहली बार था कि किसी और देश ने इजराइल के ऊपर हमला किया हो। इससे पहले साल 1991 की गल्फ वॉर में था कि सद्दाम हुसैन के इराक ने मिसाइल्स छोड़ी थी इजराइल के ऊपर। लेकिन अभी अप्रैल में क्या कारण था ईरान ने यह हमला? भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत, तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये, इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा। उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप, कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए।
तो हम आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फ़ौज उनका मुकाबला कर रही है और कैसे बहादुरी के साथ और सब्र के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में ख़त्म करनी चाहिए। सवाल ये है कि हमको एक सीसा पी रही दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसार्म करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू एमएलसी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फलां थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े रहें और फ़ौज बेबाकी से मुकाबला करे और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना चाहिए। ये है, ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में